सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं निबंध लेखन के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 25 निबंध लेखन। निबंध लेखन, निबंध उस कलात्मक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर और व्यवस्थित रूप से लेख लिखा जाता है। निबंध शब्द निबंध से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, किसी विषय पर अच्छी प्रकार से व्यवस्थित लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द एस्से का हिंदी रूपांतरण है। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को सशक्त ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, निबंध लेखन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो निबंध है उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने विचारों को एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप देना होता है। किसी भी विषय को पर अपने विचारों को प्रकट करना, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करना, यही निबंध कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर खाली निबंध लिखा नहीं, दो शब्दों यानी कि नी जमा बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधा हुआ। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, वही निबंध कहलाएगा। साथ ही साथ इसका जो ये जो बना है ना, रूपांतरण है एस्से शब्द का, जो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है एस्से, उसका हिंदी रूपांतरण है। तो अब जानते हैं निबंध के भेदों के विषय में। निबंध को मुख्यतः 3 भेदों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं विचारात्मक निबंध। किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन विचारात्मक निबंधों में किया जाता है। मतलब किसी भी कोई भी समस्या पर जब अपने विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, तो विचार देते हैं, तो विचारात्मक निबंध है, जैसे दहेज तथा प्रदूषण की समस्या, आरक्षण नीति आदि। फिर आता है विवरणात्मक निबंध। किसी भी घटना, यात्राओं, उत्सवों, संस्मरणों यानी कि ये जो हमारी यादें होती हैं, महापुरुषों की जीवनी आदि का वर्णन विवरणात्मक निबंध में किया जाता है। तो कोई विवरण प्रस्तुत करते हैं हम किसी भी घटना के बारे में, यात्रा के बारे में। ठीक है। जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरी पहली वायु यात्रा, आंखों देखी एक बस दुर्घटना, महात्मा गांधी आदि। फिर आते हैं वर्णनात्मक निबंध। किसी भी स्थान, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन वर्णनात्मक निबंध में किया जाता है। जैसा मेरा देश, ताजमहल, वर्षा ऋतु, होली आदि। मतलब वर्णन करते हैं हम किसी भी चीज के बारे में। अब आता है निबंध के अंग। निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं, मतलब इन तीनों से मिलकर निबंध की रचना की जाती है। सबसे पहले होता है प्रस्तावना, या हम कह सकते हैं भूमिका। यह निबंध का आरंभिक अंग होता है, सबसे पहला भाग है। इस भाग में निबंध लिखे जाने वाले विचारों का वर्णन होता है। मतलब एक तरीके से हम बताते हैं कि हम निबंध में क्या क्या बताने जा रहे हैं, किससे संबंधित है हमारा निबंध, कि उसमें हम क्या क्या चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद आता है मध्य भाग, या हम उसे विषय वस्तु भी कह सकते हैं। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें प्रस्तावना में दिए गए विचारों का विस्तार किया जाता है। मतलब विस्तार पूर्वक हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, पाठकों के सामने अपने विचारों को बताते हैं। इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जो बात हमें पहले बतानी है वो हम बाद में, बाद वाली बात पहले, उल्टा पुल्टा ना करें। क्योंकि यह भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही भाग प्रस्तावना और उपसंहार को मिलाने वाला होता है। तीसरा जो भाग होता है हमारा उपसंहार, जिसमें एक तरीके से हम निबंध का सार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। जब भी हम निबंध लेखन का कार्य करें तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। तो इन बातों को जान लेते हैं। यह भी जानने के अंतर्गत उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है, जिससे में जो कुछ लिखा जाए वह प्रमाणिक हो। मतलब जिस भी विषय पर हम निबंध लेखन का कार्य करें उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके बाद ही निबंध लेखन का हम कार्य करेंगे। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। विषय के प्रत्येक पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। मतलब जो भी हम बातें बता रहे हैं अलग अलग अनुच्छेद में करते हुए लिखते जाएं, अलग अलग पैराग्राफ बनाते हुए लिखते जाएं। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए, तथा विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब एकदम सरल भाषा का प्रयोग करें। सुबोध यानी कि जो कि दूसरे को भी आसानी से समझ में आ सके। भाषा में कहीं भी, मतलब प्रवाहमयी, मतलब कि भाषा में कहीं भी आपकी रुकावट ना आए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। निबंध वही अच्छा है जिसमें अपनी बात अपने ढंग से कही जाती है। मौलिकता मतलब हम किसी का चुराया हुआ निबंध ना लिखे कि उसने जैसा लिखा है वैसे ही हम कॉपी कर दें, नहीं। मौलिकता यानी कि हमें अपनी बात अपनी तरीके से कहनी आनी चाहिए।
इस प्रकार से उपयुक्त उचित निबंध लिखने की बातों का ध्यान रखते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरसता, विचारों की क्रमबद्धता, पूर्णता तथा मौलिकता किसी भी निबंध के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मौलिकता हो, दूसरों का चुराया हुआ ना हो कुछ पे। ठीक है, पूर्णता होनी चाहिए, मतलब हमें लगे कि जो इस विषय के बारे में हमने संपूर्ण चीजें बता दी हैं। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर एक उपसंहार जो पहले देना चाहिए था, बाद में दे रखा है। यह भाग उपसंहार, यह भाग वर्णित विषय का सार होता है। इसमें लेखक स्वयं की विचारधारा को संक्षेप में स्पष्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कुछ निबंध दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं जिससे कि आप लेखन का कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर एक किसी त्योहार का वर्णन, तो यहाँ पर दशहरा का वर्णन करके बताया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना आ जाएगी। प्रस्तावना में बच्चों हम किसी भी काव्य की पंक्ति को रख सकते हैं, महापुरुषों के कथन को भी रख सकते हैं अपने निबंध में। इससे हमारी निबंध की निबंध जो है और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आप काव्य पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं, अंत भी कर सकते हैं, महापुरुषों के कथन भी लिख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा हो जाता है आपका निबंध। यहाँ पर प्रस्तावना में काव्य पंक्ति है, जब राम ने रावण को मारा है उसी विजय की शान दशहरा, हुई धर्म की जय अधर्म पर शक्ति की पहचान दशहरा। भारतवर्ष की पावन धरती पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार हमें अपनी महान संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि धर्म की अधर्म पर हमेशा जीत होती है। दशहरा या विजयलक्ष्मी भी इसी प्रकार का त्योहार है। यह हमें शक्तिशाली बनने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। अब इसके बाद मनाने का कारण कि क्यों मनाया जाता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी होती है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में ही यह त्योहार मनाया जाता है। अब है विभिन्न राज्यों में कैसे मनाया जाता है, तो यहाँ पर पता है विभिन्न राज्यों में मनाने की विधि। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जब संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी तो मां दुर्गा ने उसके साथ 9 दिन तक घोर युद्ध किया। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र पूजा होती है और 10वें दिन दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। दशहरे से कुछ दिन पूर्व से ही उत्तर भारत में स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे वाले दिन मनोहर झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतले बनाए जाते हैं। साय के समय भगवान राम के स्वरूप द्वारा पुतलों में आग लगाई जाती है। इस उत्सव को देखने के लिए अपार जन समूह उमड़ पड़ता है। पुतलों में आतिशबाजियां भी भरी रहती हैं जिससे जोर जोर के धमाके होते हैं। इसी दिन क्षत्रिय लोग अपने अपने शस्त्रों का पूजन भी करते हैं। किस प्रकार से मनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाएगा उपसंहार, अंत हमारे निबंध का। विजयदशमी का त्योहार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें संदेश देता है कि धर्म की अधर्म पर सदा विजय होती है। श्री राम की रावण पर विजय धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर ही विजय थी। यह त्योहार हमें धर्म, मर्यादा तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। भारत की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। हमें चाहिए कि हम त्योहार को हर्ष और उल्लास से मनाएं तथा उनसे प्रेरणा लें। तो यह है हमारा दशहरे का निबंध, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी त्योहार के बारे में वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला निबंध है वो है महात्मा गांधी। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रस्तावना है पहले, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। काव्य पंक्ति से शुरुआत करी है। भारत अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे युग पुरुषों तथा संत महात्माओं ने यहाँ जन्म लिया है। आधुनिक युग में ऐसे ही एक अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने हमें न केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया बल्कि हमें अंग्रेजों की दास्ता के बंधन से मुक्त भी करवाया। अब इनके जन्म स्थान के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था।
फिर शिक्षा के बारे में, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा नामक कन्या से हो गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए तथा बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। ठीक है, एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। वहां अंग्रेज भारतीयों के प्रति अत्यधिक बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अंग्रेजों की भेदभाव की उस नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कार्य में उन्हें भारी सफलता मिली। अगला है, हम बताएंगे इन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना सहयोग दिया। स्वतंत्रता में सहयोग, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने भारत में भी अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का निश्चय किया तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए जुट गए। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। गांधी जी के साथ आंदोलन में पूरा भारत कूद पड़ा। सन 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई। इनके नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। सन 1930 में नमक सत्याग्रह तथा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए गए। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। देश के विभाजन के समय चल रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए भी कार्य किया तथा उन्हें हरिजन नाम दिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के प्रयोग पर भी विशेष बल दिया। गांधी जी भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। यह हो गया पूरा। अब अंत में उपसंहार। सत्य, अहिंसा तथा मानवता के इस पुजारी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी। उनके देहावसान से सारे विश्व में शोक की लहर छा गई। वे भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी दी हुई शिक्षाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। बच्चों, किसी महापुरुष के बारे में आपको लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से विचारों में क्रमबद्धता है, विषय की पूर्ण जानकारी तथा सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ही आप प्रयास करेंगे। अगला हमारा जो निबंध है वो है फुटबॉल मैच। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसके माध्यम से सीखेंगे कि किसी मैच के बारे में, किसी खेल के बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर है, आओ कुछ बताएं। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, विषय दिए गए, उस पर आपको लेखन का कार्य करना है और कार्य सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। पहला है देशाटन से लाभ। फिर है किसी आंखों देखे मेले का वर्णन, किसी त्योहार का वर्णन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। इन सभी पर आप निबंध लेखन का कार्य करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।